जो बच्चा जन्म लेता है 37 वीक से पहले तो हम उसको प्रीटर्म बोल सकते हैं। और प्रीमेच्योर बेबी जन्म लेता क्यों है, क्यों प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, इसके पीछे का क्या कारण है? जो उनका समय से पहले हो जाता है उसके कई कारण होते हैं, मैटरनल जैसे मदर से रिलेटेड। नियोनेटल आईसीयू में हम हर एक बेबी को मैंडेटरली हर फॉर फर्स्ट 4 आवर्स तो रखते ही है, चाहे वो प्रीटर्म हो या टर्म बेबी हो। कभी कभी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा जन्म लेता है, क्राई करता है, कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम हैंड ओवर कर ले, फिर बाद में पता चलता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है। अगर आप तेज तेज सांस लोगे तो आप कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजनेशन, मतलब जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए, दैट इज वेंटिलेशन, ये दोनों ही मिसमैच होगा। प्रीमेच्योरिटी की वजह से लंग पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, लंग डेवलप नहीं हुए रहते हैं तो उस वजह से कहीं ना कहीं हार्ट पे भी लोड पड़ता है। एक तंदुरुस्त बेबी का जो वजन है, शिशु का जो वजन है, वो क्या होना चाहिए? जो एक प्रीमेच्योर बेबी का अक्सर हम देखते हैं वजन जो है वो कम होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? और एक हेल्दी बेबी का वजन कितना होना चाहिए? Healthy baby, when we say according to textbook, it should be more than or equal to 2.5 kg. नमस्कार, पंजाब केसरी की स्पेशल सीरीज लड़कियों के राज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। माँ बनना इस दुनिया की हर एक महिला के लिए सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन कुछ केसेस में हम देखते हैं कि शिशु समय से पहले जन्म ले लेता है, जिसे प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है। प्रीमेच्योर बेबी की देखरेख सामान्य शिशु की तुलना में ज्यादा की जाती है। तो आज लड़कियों के राज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रीमेच्योर बेबी की देखरेख माता पिता को करनी चाहिए और किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉक्टर मेघना पांचाल। मैम, बहुत स्वागत है आपका पंजाब के। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो जानेंगे प्रीमेच्योरिटी बेबी में क्या होती है, प्रीमेच्योर बेबी कितने वीक्स का होता है? ये जो कंफ्यूजन लोगों में हम अक्सर देखते हैं, पहले तो आप इसे दूर कीजिए। सो प्रीमेच्योर बेबी बाय डेफिनेशन, प्रीमेच्योर या प्रीटर्म डिलीवरी जो होती है वो हम तब मानते हैं जब बच्चे का जन्म 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो हम वीक्स गिनते हैं, राइट? जो 37 वीक्स से पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको प्रीटर्म रिगार्ड, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं या उसको लेबल करते हैं, तो हम उसको प्रीटर्म बोल सकते हैं। और प्रीमेच्योर बेबी जन्म लेता क्यों है, क्यों प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, इसके पीछे का क्या कारण है? सी प्रीटर्म डिलीवरीज या जो बच्चे जन्म जो उनका समय से पहले हो जाता है उसके कई कारण होते हैं, मैटरनल जैसे मदर से रिलेटेड कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण बच्चे से रिलेटेड भी होते हैं। मैटरनल रीजंस होते हैं जैसे बच्चा मदर की जो ऑलरेडी मेडिकल इश्यूज है, जैसे उनको डायबिटीज़ है, बच्चे मदर को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, जो जेस्टेशन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हम हाइपरटेंशन कहते हैं। कभी कभी मदर भी बहुत ही पुअर सोशो इकोनॉमी में रहती है तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द कॉज, मतलब जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, ये सारी जो एक सेट ऑफ इन्फेक्शन जो हम हर बच्चे में हर मदर में हम स्क्रीन करते हैं, वो भी एक इन्फेक्शन, वो भी एक रीज़न होता है जिस वजह से अर्ली डिलीवरी ही हो सकती है। प्रीमेच्योर लेबर इंड्यूस होना विच इज़ वन ऑफ द कॉज की जिस वजह से प्रीटर्म डिलीवरी होती है, तो वो भी क्यों होती है? क्योंकि जो गर्भ की जो थैली होती है, जो हमारा एमनोटिक फ्लूइड लीक हो जाता है, वो किस वजह से होता है? कैन बी अगेन एन नंबर ऑफ कॉजेज़ होते हैं। मैटरनल कॉजेज़ में वही, अगर मदर ने अच्छे से न्यूट्रिशनली अपना ध्यान नहीं रखा, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रही है, बेंड हो रही है ना, कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो प्रीमेच्योरली वो सैक लीक हो जाता है, जिस वजह से ऑब्वियसली वो एक न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट होता है बच्चे के लिए, वो लीक हो जाता है तो बच्चा अंदर सस्टेन नहीं कर पाता है, वो डिलीवरी हमें करनी पड़ती है। प्रीमेच्योर बेबी को एनआईसीयू में रखा जाता है, तो एनआईसीयू में क्यों रखा जाता है? वहाँ किस तरीके की जो मॉनिटरिंग है वो बच्चे को दी जाती है? सो नियोनेटल आईसीयू आप हर एक सिटी में, हर एक अच्छे कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट सेटअप में भी आप देखोगे वो मैंडेटरी है। जहाँ पे भी मदर की डिलीवरी हो रही है वहाँ पे नियोनेटल आईसीयू इज़ मैंडेटरी। तो थ्रू दिस मीडियम आई वुड रादर से ऑल पेरेंट्स कि प्लीज़ ये देखो कि वहाँ पे जो बच्चे को केयर करने वाली टीम और उसको
पूरा अच्छे से नर्चर करने वाली जो पूरी डॉक्टर प्लस नर्सिंग केयर एंड द सेटअप कैसा है वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं कंसिडर करते, नज़रअंदाज करते हैं। नियोनेटल आईसीयू में हम हर एक बेबी को मैंडेटरली फॉर फर्स्ट 4 आवर्स तो रखते ही है, चाहे वो प्रीटर्म हो या टर्म बेबी हो, ठीक है। दिस इज़ द रूल विच ऑल द नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन फॉलो एटलीस्ट इन आवर कंट्री के फर्स्ट 4 आवर्स। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा जन्म लेता है, क्राई करता है, कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम हैंड ओवर कर ले, फिर बाद में पता चलता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए फर्स्ट 4 आवर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। अगर प्रॉब्लम होगी तो वी कैन केटर द प्रॉब्लम, वी कैन लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड हम उसको पैचअप कर सकते हैं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी सी अ न्यूबॉर्न विच इज़ अ प्रीटर्म, ऐसे बच्चों में पहले प्रॉब्लम होती है कि उनका वजन नॉर्मल एक्सपेक्टेड वेट जो होता है उससे कम होता है। तो उनमें जो हीट रिजर्व होता है या हीट को मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की, वो इतनी अच्छी नहीं होती। ऑलरेडी बच्चों में नहीं अच्छी होती है, उनमें और भी कम होती है, ठीक है। दूसरा, दे आर वेरी लाइकेबल और दे आर वेरी इनवाइटिंग फॉर इन्फेक्शन। उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ही कॉमन उनका कहीं ना कहीं बहुत वीक रहता है। एंड सबसे मेन रीज़न है कि हमें उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ता है। दूसरा, हीट, जैसे मैंने आपको कहा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमें इंक्यूबेटर भी ज़रूरत होती है। वेदर वी आर ट्रांसफरिंग द चाइल्ड फ्रॉम रूम टू NICU, और फॉर एग्जांपल आप लेबर रूम से नियोनेटल ICU कर रहे हो या किसी और सेंटर पे कर रहे हो, तो इंक्यूबेटर जो है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो टेम्परेचर और सब कुछ एकदम इट इज़ टू द पॉइंट। तो क्या हर बच्चे को इंक्यूबेटर की जरूरत पड़ती है, जितने भी प्रीमेच्योर? नॉट नेसेसरली। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम प्रीमेच्योर 28 वीक्स, आप 31 वीक्स, 30 वीक्स, डेफिनेटली एक्सट्रीम प्रीमेच्योर्स को हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। जब हमें लगता है कि वो एक फेज से निकल गए हैं जहाँ पे उनका वेट गेन होना शुरू हो चुका है, रूम एयर पे, मतलब एक मिनिमल ऑक्सीजन पे वो रह पा रहे हैं बिना ज़्यादा हैवी सपोर्ट्स के, तो हम उनको फिर एक नॉर्मल जो वार्मर होता है उस पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। बट temperature has to maintain in any baby and especially in preterms it has to be maintained to the core. एक तंदुरुस्त बेबी का जो वजन है, शिशु का जो वजन है, वो क्या होना चाहिए? जो एक प्रीमेच्योर बेबी का अक्सर हम देखते हैं वजन जो है वो कम होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? और एक हेल्दी बेबी का वजन कितना होना चाहिए? Healthy baby, when we say according to textbook, it should be more than or equal to 2.5 kg. So any baby beyond 2.5 or 2.5 in our term they are healthy. So बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा 3 kg का है तो बहुत ही हेल्दी है, 2.5 का है तो कमजोर है। नो, there is nothing like that. All the babies they get their weight from the mother, जो उस दौरान मदर के साथ या मतलब 9 months में उसने जो खाया पिया है, how she has rested, how she has groomed her health, उस पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना हेल्दी होगा। एंड हैविंग सेड दैट, बच्चे मदर की खुद की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है बिफोर शी कंसीव, जैसे 40 kg की मदर है फॉर एग्जांपल, जिसने कंसीव किया है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 3.5 kg बेबी वेट। आई मीन यस, डेफिनेटली इफ शी इज डायबिटिक, क्योंकि डायबिटीज मदर्स में बेबी ओवर हेल्दी पैदा हो सकता है। Okay. और इसी के साथ एक नॉर्मल बच्चे में और प्रीमेच्योर बेबी में उनकी देख रेख में क्या डिफरेंस होता है? जो पेरेंट्स हैं जो गलतियां करते हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर आपने देखा है कि पेरेंट्स करते हुए नजर आते हैं प्रीमेच्योर बेबी का ख्याल रखते हुए? सो प्रीमेच्योर बेबीज में मेनली अभी तो काफ़ी, आई हैव टू से दिस, कि काफ़ी पेरेंट्स सेंसिटाइज्ड हो चुके हैं, बिकॉज इनको मतलब हमारी मेडिकल स्पेशली जो पीडियाट्रिक मदर एंड चाइल्ड केयर है काफ़ी बेटर हो चुकी है। नाउ दे नो दैट बेबी छोटा है तो वी हैव टू टेक मोर प्रिकॉशन। सो दे रियली, देर आर गुड नंबर ऑफ पेरेंट्स जो फॉलो करते हैं हर चीज़ जो हम बोलते हैं। सो बट कॉमनली ये देखा गया है कि सबसे कॉमन ये है कि ये लोग मालिश करना शुरू करते हैं। मालिश, हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को अगर तंदुरुस्त करना है तो उसकी मालिश करें, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, मालिश का एक अलग टॉपिक है, वो अलग रीज़न है, उसका क्या
प्लसेस एंड माइनसेस है वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक ही है। लेकिन जैसे ही बच्चे को लेके आते वो करें या ना करें, हमारे पास ये सवाल ज़रूर आ जाता है कि हम बच्चे की मालिश कब से करने लगे। सो ये है कि जब तक कि कॉर्ड नहीं गिरता है, जबकि प्रीमेच्योर बेबी में कॉर्ड गिर जाता है क्योंकि हमारे पास ही बच्चा काफ़ी टाइम तक रहता है, व्हेन वी हैंड ओवर द बेबी डेफिनेटली द कॉर्ड हैज़ फॉलन ऑफ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जब तक बच्चे का वजन मोर देन 2.5 kg का ना हो तब तक बच्चे को प्लीज मालिश वगैरह मत करो, क्योंकि उनकी सारी ऑर्गन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। देयर आर वेसल्स विच आर वेरी फ्रेजाइल, बहुत ही कमजोर रहते हैं, तो आप प्लीज वो नहीं मत करो। दूसरा, टेम्परेचर कंट्रोल, लाइक आई सेड, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स ना ओवर क्लोथिंग करते हैं बच्चे की। अब जैसे अभी विंटर्स है, सो मैं देखती हूँ 5 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहन के आते हैं बच्चे, मतलब एंड वो भी ओवर साइज्ड, वुलन, निटेड, पफर्स। नाउ व्हाट हैपन कि दीज क्लोथ्स आर वैसे भी दे आर नॉट वेरी स्किन फ्रेंडली फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, उनमें रैशेस हो जाते हैं। निटेड क्लोथ्स में डैंडर, डस्ट इतना होता है, बच्चे छींकने लगते हैं। फिर उनका ये कंसेप्ट रहता है कि मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया, विच इज़ अनदर मिथ। ठीक है, सो ओवर क्लोथिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर क्लोथिंग भी नहीं होनी चाहिए। यू ट्राई टू स्पीक टू योर कितने लेयर बच्चों को पहनाने चाहिए? सो golden rule says that कि if I am wearing 2 layers in a set environment, अगर मैं 2 कपड़े 2 layers में इस environment में मैं comfortable हूँ, तो मेरे बच्चे को 1 layer extra होना चाहिए। So one more layer in which आप हो, ठीक है। और वो भी आई ऑलवेज से कि ब्रीदेबल कॉटन फैब्रिक्स पहनाओ, ना कि निटेड और वुलन चीज़ें पहनाओ। उससे बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर द बेबी। दूसरा, फीडिंग को लेके दे आर वेरी कंफ्यूज ऑन फीडिंग्स। नाउ डेज पेरेंट्स आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन फीडिंग देयर ओन चाइल्ड। मैं हमेशा कहती हूँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रिजेक्ट करेगा आपका, नहीं पिएगा, तो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज द फीड। आप अपने से बढ़ाओ बच्चे का मिल्क। अगर हमने उसको 30 ml पे डिस्चार्ज किया है, मान लो कि 30 ml बच्चा हर 2 घंटे में ले रहा था आपका, 15-20 दिन के बाद हो सकता है कि बच्चे की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, पर तब भी पेरेंट्स हमेशा उतना ही रखेंगे कि नहीं, डॉक्टर ने बोला था। दैट इज़ वेरी गुड दैट दे आर डिपेंडिंग ऑन अस, बट दैट इज़ बैड दैट दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ओन चाइल्ड्स डिमांड। ट्रू। तो मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा बढ़ा के देखो, क्या पता 5-10 ml भी अगर बच्चे ने ज़्यादा ले लिया तो आप ही के बच्चे का फ़ायदा है। बिल्कुल। दूसरा, वेरी कॉमन हमने देखा है कि प्री मेच्योर में ये लोग के कुछ हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो करने की उनको बहुत एंथू रहता है। दे आर वेरी एंथू फॉर दोज रिचुअल्स कि हमें छठी करनी है, हमें ये करनी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छी बात है, पर ये हवन वगैरह जो होता है, बच्चे की सेहत, दैट इज आई हैव सीन लिटरली चाइल्ड कमिंग विथ सो मच ऑफ डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि एक दिन पहले उनके घर में हवन हुआ था। नाउ ऑल दिस थिंग्स क्यूमुलेटिवली इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द बेबी। सिंपल रूटीन रखो, ज़्यादा लोग बच्चे को टच ना कर पाए, ठीक है। मोर टचिंग, किसिंग, हगिंग इज नॉट अलाउड। हाँ, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कितना सीमित इंटरेक्शन बच्चे के साथ रखना है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट जो है आने वाले लोग, जैसे अक्सर हम देखते हैं और स्पेशली इंडियन फैमिलीज में, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जितने भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, बच्चे को देखने के लिए आते हैं, दूर दराज से बच्चे को देखने के लिए आते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स मना भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें किस तरीके से इस सिचुएशन को एक तो वो डील करें, और क्या इस मेडिकल टर्म में वो किस तरीके से अपने रिलेटिव्स को भी समझा सकते हैं कि बच्चे से कितनी दूरी बनानी है नॉन ऑफेंसिव वे में? नॉन ऑफेंसिव वे में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो तो फील करेंगे ही जिनको जो फील करना है। सो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, मेरा तो गोल्डन रूल है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस चाइल्ड एंड आई थिंक यू शुड बी द प्रोटेक्टर ऑल्सो। नथिंग शुड गो बियॉन्ड what you say and you should hold that position। ठीक है, with all due respect, सबके families में सबके रिलेशंस जो भी है, आपको बच्चे को आप पास ऑन कर सकते हो, चलो 1 या 2 लोगों को, बट नॉट टू 25 पीपल हु आर विजिटिंग यू फर्स्ट। ऑल शुड बी कीपिंग देयर हैंड्स बिहाइंड एंड देयर फेस लिटिल अवे फ्रॉम द फेस, आई मीन द चाइल्ड फेस, ताकि वो जो भी बोल रहे हैं या जो भी वो यू नो ऑल द microbes and all these things should not transfer to the baby। Kissing तो definitely premature हो या term हो, kissing तो not allowed at all।
अगर आपको बहुत ही ज्यादा आपका मन कर Being रहा a है, mother भी किसिंग अलाउ नहीं है? मदर भी स्टिल कैन बी एन एक्सेप्शनल, ठीक फादर है, बट वी मदर? से इट लाइक फोरहेड पे करो आप, ठीक है, आप पैर पे कर लो, हाथ पे कर लो, यू नो दैट पाम्स एंड ऑल, दैट इज ओके. मतलब नोज और लिप एरिया जहाँ से these are the बैक्टीरिया very और sensitive माइक्रोब्स जाने areas. का, I have seen siblings coming, siblings जो बच्चे सेकेंड टाइम मदर बनी रहती है, तो 5-5, 4-4 साल के बच्चे आके सीधा, you know, they kiss everywhere, including their lips, including the nose and everywhere. So I think okay, good to look and see and cherish those movement. लेकिन when it comes to infection, it is not good. सो ट्राई ये और हैंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आपने हाथ में दे दिया, आपको लगता है कपड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं. समटाइम्स यू ट्राई टू, मतलब आप कहीं ना कहीं आप बच्चे की स्किन के साथ के आपका कांटेक्ट हो गया, तो दैट इज आल्सो नॉट अलाउड. तो आपके हैंड्स एकदम क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज्ड होने चाहिए. राइट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. आपके क्लोथ्स क्लीन होने चाहिए. बहुत, दिस इज अ वेरी टिपिकल थिंग विच आई हैव सीन. बच्चे को पुराना कपड़ा पहना देते हैं. न्यूबॉर्न, हेल्दी न्यूबॉर्न, इतने सब कुछ सही है. व्हेन आई सी देयर इज एन ओल्ड डर्टी क्लोथ, जो अकॉर्डिंग टू द इन-लॉज एंड अकॉर्डिंग टू द फैमिली, दे विल से कि नहीं डॉक्टर, ये तो धुला हुआ है पुराना पर धुला हुआ है, डेटॉल में धोया है. हाँ, डेटॉल में धोया है. And I tell them, I always tell them कि this is not right. You have to you have to make them wear very fresh clothes, breathable cotton. बच्चे को रिएक्शन हो जाएगा. दूसरे दिन जाते ही बच्चे को पूरा रिएक्शन हो जाएगा. अच्छा, जो फ्रेश क्लोथ्स आते हैं उनको भी एक बार वॉश करके फिर पहनाना है बच्चे को? हाँ, that would be better. That would be better because आप किसी भी स्टोर से लेके आओगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कैसे रखा है, कैसे आप उनको ट्रीट कर रहे, वी डोंट नो. सो आप लेके आओ, आप स्वेडल्ड क्लोथ भी लेके आओगे, तब भी आप उसको एक बार धो के आप उसको सुखा के ब्रीदेबल कॉटन फैब्रिक ही पहनाना है. तो ये बेसिकली जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में, हर प्रीमेच्योर बच्चे में विकास में परेशानी आए. वो बच्चे पर और उसकी सेहत पर डिपेंड करता है. जी, आगे बढ़ते हैं मेघना जी. सवाल मेरा आपसे है स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बारे में, कि क्या सच में जब प्रीमेच्योर बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलता है तो वो उसके इमोशनल डेवलपमेंट में और वैसे डेवलपमेंट में हेल्प करता है? हाँ, स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है. आई थिंक ये मेजरली हम प्रीमेच्योर बेबीज़ या लो बर्थ वेट बेबीज़ में हम ज़्यादा करवाते हैं. वो कोई भी कर सकता है, मदर भी कर सकती है, फादर भी कर सकता है, केयर गिवर भी कर सकता है. इससे बच्चे में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. जैसे मैंने कहा कि प्रीमेच्योर बेबीज़ में थोड़ा से इश्यूज़ रहते हैं. तो वन ऑफ द इशू विच आई डिड नॉट हाईलाइट इन द पास्ट वॉज एक जिसे हम कहते हैं कि एपनिया, जिससे बच्चा सांस लेना भूल जाता है, बिकॉज उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई रहती है, क्योंकि वो समय से पहले आ जाते हैं, तो उस वजह से वो सांस लेना भूल जाते हैं. बट वेन वी डू अ KMC, जिसको हम कंगारू मदर केयर बोलते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो सेड KMC, कंगारू मदर कॉन्टैक्ट. हाँ, केयर. ठीक है. सो इट्स लाइक व्हेन द कंगारू मदर कैसे अपने पाउच में बेबी को रख के रखती है, तो इट मिमिक्स दैट वे. तो इसलिए हम उसको KMC कहते हैं. तो जब हम KMC करते हैं तो इट शुड बी मदर के बेयर चेस्ट पे बच्चे को भी बेयर, हम विदाउट क्लोथ्स हम उनको कॉन्टैक्ट करवाते हैं. एंड व्हेन वी ऑब्वियसली क्लोज द और कवर द मदर, ताकि वो हीट लॉस ना हो. तो उसके एडवांटेजेस बहुत हैं. एक तो बच्चा स्टिमुलेटेड रहता है. स्टिमुलेटेड मतलब उसको अगर सांस लेना भूल भी गया तो द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ द मदर एंड द हार्ट बीट ऑफ द मदर से उनको वो दे बिकम वेरी स्टिमुलेटेड, दे बिकम वेरी अलर्ट, और वो सांस लेने लगते हैं. दूसरा, उनका हीट लॉस कम होता है, वेट गेन अच्छा होता है. मदर टू चाइल्ड कम्युनिकेशन होता है. उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बेटर होती है. इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी होती है. इट इज़ ऑल्सो सेड जैसे वेट गेन होता है, जैसे बच्चे में वो सिक्योर वाली फीलिंग आती है, अपने आप वो सारी चीज़ें ये बेटर होने लगती है. सो ओवरऑल इम्यूनिटी भी बच्चे की बेटर होती है. सो KMC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ नॉट ओनली इज़ डन इन प्रीमेच्योर, हम टर्म बच्चे में भी करने के लिए कहते हैं. एट होम आप KMC करो, उससे आपका बॉन्ड अच्छा होगा. मदर को मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है. जो मदर बोलती है कि मेरे ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन कम आ रही है, ऐसी मदर्स अगर KMC करे तो और अच्छी मिल्क प्रोडक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं.
जी, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो भी न्यूली पेरेंट हैं उनको आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे, और साथ ही जो हवन का आपने जिक्र किया है तो उसको लेकर भी खास तौर पर मैं चाहूंगी कि आप जनता को जागरूक करें। See, as in सारे ही new mothers, mother, father, parent or family, I can say. I will not say a new mother only. New family जो एक बच्चे को वेलकम करता है, मेरे ख्याल से लेट्स मूव अहेड. हमें थोड़ा सा समय के साथ चलना चाहिए. वी शुड बी नॉट डूइंग एनीथिंग जो एज ओल्ड मेथड्स है, जैसे निपल को स्क्वीज करके उसका दूध निकालना, नाक और कान में तेल डालना, ठीक है, जो कॉर्ड होता है उस पर कुछ लगाना, ये जितने भी रिचुअल्स है, जैसे उपटन और हल्दी और पता नहीं घी वगैरह से नहलाना, दीज आर ऑल नॉट वेरी गुड फॉर द चाइल्ड, चाहे वो टर्म हो या प्री टर्म हो. एंड वी हैव टू, हमें थोड़ा सा भी आगे बढ़ना चाहिए. ये सारी चीज़ें पहले अच्छी थी, हो रही थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, बच्चे में क्या हो रहा था आगे पीछे, जो हमें नहीं पता. बट अभी के एज में, अभी के एरा में, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉजिंग हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ इश्यूज टू बेबीज. तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी है. आप डॉक्टर की सलाह लो, अच्छे से लो, सारी डिटेल में सवाल पूछो, ताकि एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स इज़ कवर्ड. ट्राई मिनिमलिस्टिक पेरेंटिंग इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग. मैं हमेशा कहती हूँ, कम करो, अच्छे से करो, समझ के करो, समझाओ अपने आसपास के लोगों को. टेक द फ्यू वेरी फ्रीक्वेंट विजिट्स टू पीडियाट्रिशियन, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए. लेकिन अपने आसपास ये सारे जो रिचुअल्स और ये सारी चीज़ों को इतना बढ़ावा मत दो. दैट इज़ ओनली हैम्परिंग एंड हार्मिंग योर चाइल्ड. इट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग. हमारे पास इतने सारे बच्चे आते हैं विद ऑल दिस थिंग्स. एक कोई ब्रेस्ट स्वोलन करके आता है क्योंकि बच्चे की ब्रेस्ट को दबा के दूध निकाला गया है. दीज आर थिंग्स विच ऑल पीडियाट्रिशियन विल एक्सेप्ट कि हाँ, हमारे पास ऐसे एक आधो केसेस आते हैं. हमारा ये कहना है कि वाई आर वी नॉट ग्रोइंग आउट ऑफ इट, व्हाट इज स्टॉपिंग यू. अगर हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका बच्चे का नुकसान नहीं होगा, पर करेंगे तो पक्का ही नुकसान होगा. उसके 100% चांसेस हैं. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, और हमारी जनता को जागरूक करने के लिए कि किस तरीके से प्री मैच्योर बेबी की सेहत का ख्याल रखें, क्या कुछ जो गलतियां हैं वो माता पिता ना दोहराएं, और साथ ही साथ जो फैमिली है वो भी जिम्मेदार है, सिर्फ माता पिता नहीं, तो वो भी ध्यान रखें. तो फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही. मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ. आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली.